सिक्स्थ एपिसोड की शुरुआत होती है वाजिन से, जहां वो गायन मर्डर केस के सबूतों को देखते हुए सोच रहा होता है कि इस गठजोड़ गैंग का असली मकसद क्या है। तभी शोक वहां आकर उसे समझाता है कि अपने इमोशंस को काम के बीच में नहीं आने देना चाहिए। बाद में वाजिन ग्योंगदे और हानिम को डिनर पर ले जाता है। रास्ते में उन्हें कुछ नशे में धुत लड़के एक कार चुराते हुए मिलते हैं। वाजिन उन्हें रोकने की कोशिश करता है। जब एक लड़का जबरदस्ती एक लड़की को कार में बिठाने की कोशिश करता है तो हानिम उसे बचा लेती है। लड़के चोरी की कार लेकर भागने लगते हैं तो वाजिन अपनी कार से उनका पीछा करता है। हानिम दौड़कर मौके पर पहुंचती है और कार को रोकने के लिए उसके टायर के नीचे एक साइकिल फेंक देती है। आखिर में वाजिन अपनी कार से रास्ता रोकता है और हानिम चाबियां निकाल लेती है। पकड़े जाने पर वो लड़के दावा करते हैं कि वो नाबालिग हैं और कहते हैं कि उन्होंने कोई चोरी नहीं की, चाबी अंदर ही लगी थी, इसलिए वो कार में बैठ गए। पुलिस स्टेशन में भी इसे छोटी सी गलती बताकर छूटने की मांग करते हैं। हानिम उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उल्टा उन्हीं लड़कों का बचाव करने लगती है। तभी वहां उन लड़कों के टीचर मिस्टर ली आते हैं, जो उनके गार्डियन बनकर पेपर्स पर साइन करते हैं और उन्हें छुड़ा ले जाते हैं। पुलिस बताती है कि उन लड़कों ने ईआरपीबी टीम के खिलाफ चाइल्ड अब्यूज की शिकायत दर्ज करा दी है। मिस्टर ली माफी मांगते हुए बताते हैं कि ये स्टूडेंट्स नाबालिग होने के कानून का गलत फायदा उठाते हैं। गैंग सेओ किसी तरह कानूनी उलझनों से टीम को निकालता है और उन्हें हंजन मिडिल स्कूल के इन 4 बिगड़ैल लड़कों की जांच का काम सौंपता है। स्कूल पहुंचते ही वाजिन को उन लड़कों की बदतमीजी और घमंड साफ दिखाई देते हैं। हानिम बाकी स्टूडेंट से पूछताछ करती है, लेकिन डर के मारे कोई कुछ नहीं बोलता। ग्योंगदे को सोशल मीडिया से एक फोटो मिलती है, जिससे उन्हें जुनजिन नाम की एक स्टूडेंट स्कूल के लॉकर में बंद और घायल हालत में मिलती है। ये वही लड़की होती है जो रात को उन लड़कों के साथ थी। जुनजिन रोते हुए बताती है कि उसका सपना केक पॉप आइडल बनने का था। वजन घटाने के दौरान इन बिगड़ैल लड़कों के लीडर जियोंग ने उसे पतले होने की गोलियां दी। जब जुनजिन को इन गोलियों की लत लग गई तो जियोंग उससे पैसे मांगने लगा। पैसे खत्म होने पर उन्होंने जुनजिन को ड्रग्स बेचने और अपने लिए काम करने पर मजबूर कर दिया। उसने बताया कि वो लड़के दूसरे स्टूडेंट्स का इस्तेमाल ड्रग्स बेचने के लिए करते हैं और उसे भी लगातार परेशान करते रहते हैं। उसने पहले भी स्कूल में उनकी शिकायत की थी, लेकिन लड़कों को मामूली सजा मिली और वो वापस आकर और बुरी तरह उसे तंग करने लगे। हानिम उसे यकीन दिलाती है कि ईआरपीबी टीम उसकी मदद करेगी और फिर वाजिन को इस ड्रग रैकेट के बारे में बताती है। जब ईआरपीबी टीम जियोंग से बात करती है तो वो बड़ी अकड़ से कहता है, अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ, कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे पूरा भरोसा है कि नाबालिग होने की वजह से उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसके बाद ईआरपीबी की टीम योजना बनाकर जियोंग और उसके साथियों को पकड़ लेती है और गैंग सेओ के आदेश पर उन्हें जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है। वहां उनके बाल काट दिए जाते हैं और कैदियों वाले कपड़े पहना दिए जाते हैं। वाजिन, हानिम और ग्योंगदे वहां खुद कार बनकर तैनात हो जाते हैं। हानिम उन्हें कहती है कि अगर उन्हें बाहर जाना है तो वो उस पर हमला करे। ग्योंगदे को उनकी चिंता होती है, लेकिन वाजिन कहता है कि खतरे में तो वो लड़के हैं, हानिम नहीं। हानिम पलक झपकते ही उन्हें धूल चटा देती है और कहती है कि वो तो बस अपना बचाव कर रही थी। सुधार गृह में उनसे कड़ी मेहनत कराई जाती है, घास काटना, बर्तन धोना और सफाई करना। ग्योंगदे उन्हें पढ़ाई भी करवाता है ताकि वो पीछे न रह जाएं। वाजिन एक चाल चलता है, वो इन लड़कों को जेल के सबसे खतरनाक अपराधी जो रेड पैच वाले कातिल होते हैं उनकी नजरों में ले आता है। जब जियोंग को पता चलता है कि उसके साथ वाले कैदी कातिल है तो वो डर जाता है। वाजिन जानबूझकर इन नाबालिगों को ज्यादा खाना देता है, जिससे पुराने खतरनाक कैदी इनसे चिढ़ जाते हैं और इनका जीना नरक बना देते हैं। जियोंग पूरी तरह टूट जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। बिगड़ैल लड़कों के माता पिता शिक्षा मंत्रालय के बाहर इकट्ठा होकर ईआरपीबी और गैंग सेओक पर बच्चों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हैं। गैंग सेओक उन्हें अगले दिन स्कूल बुलाता है। वहाँ माता पिता अपने बच्चों की हालत देखकर भड़क जाते हैं, लेकिन वाजिन सबके सामने खुलासा करता है कि ये बच्चे स्कूल में ड्रग्स बेचते थे। जब जियोंग कहता है कि वो सिर्फ वजन घटाने की सप्लीमेंट गोलियां थी तो वाजिन जबरदस्ती वो गोलियां जियोंग के मुंह में डाल देता है। डर के मारे जियोंग कबूल कर लेता है कि वो ड्रग्स थे। वाजिन बाद में बताता है कि जो गोली उसने अभी दी वो सिर्फ एक साधारण सप्लीमेंट थी। तभी हानिम वहाँ जुनजिन को लेकर आती है। जुनजिन इन लड़कों को माफ करने से साफ मना कर देती है। जियोंग गुस्से में जुनजिन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हानिम उसे रोक
रोक लेती है। माता पिता के विरोध के बावजूद लड़कों को वापस सुधार गृह भेज दिया जाता है, जहां उन्हें 18 साल का होने तक रहना होगा और फिर एडल्ट की तरह केस चलेगा। एक कैदी गैंग के बॉस के निर्देशों पर जोंग पर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकचुल बीच में आकर उस हमले को रोक लेता है, जिसे देखकर वाजिन हैरान रह जाता है। उसके घावों का इलाज किया जाता है। वो वाजिन से गायों के साथ हुए हादसे के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन वाजिन उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। मूड हल्का करने के लिए श्योक वाजिन को अपने साथ डिनर पर इनवाइट करता है। वाजिन मजाक में कहता है कि वो जानता है कि वो उसे अपना दामाद नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन गैंगसेओक कहता है कि वो बाद में मान गया था। इसके बाद मिस्टर ली नाम के एक पिता गैंगसेओक से मदद मांगने आते हैं। उनका बेटा ली जेजून ऑनलाइन गैम्बलिंग एप्स की लत के कारण गायब हो चुका है। जेजून की इस लत की वजह से उसके परिवार पर 85 मिलियन वॉन का कर्ज चढ़ चुका है। ERPB टीम जांच शुरू करती है। ग्योंगदे को अंडर कवर बनाकर नकवान हाई स्कूल भेजा जाता है। वहाँ वो जेजून के दोस्त सोंगविन से मिलता है और ऑनलाइन गेम्स के बारे में और जानकारी हासिल करता है। ग्योंगदे देखता है कि स्कूल के कई बच्चे इस जुए के जाल में फंसे हैं। सोंगविन असल में एक लॉन शार्क के लिए काम करता है। वाजिन के कहने पर ग्योंगदे खुद गेम खेलकर उनके ग्रुप में घुस जाता है। पहले तो ग्योंगदे कुछ गेम जीतता है, लेकिन बाद में वो भी इस लत का शिकार होकर पैसे हारने लगता है। सोंगमिन का लोन शार्क गैंग ग्योंगदे को और पैसे उधार देता है और भारी ब्याज भी लगा देता है, और वो ग्योंगदे से उसके माता पिता का नंबर मांगते हैं। ग्योंगदे चालाकी से हानिम और वाजिन का नंबर अपने पेरेंट्स के तौर पर उन्हें दे देता है। वो खुलासा करता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से 1 मिलियन वॉन का लोन आखिरकार उसे लगभग 45 मिलियन वॉन का पड़ सकता है। जब लोन शार्क का फोन हानिम को आता है तो वो सिचुएशन को संभालते हुए नाटक करती है। हानिम ग्योंगदे की प्रोटेक्शन के लिए उसके आसपास रहती है, लेकिन जैसे ही वो कुछ खाने के लिए अपना ध्यान उस पर से हटाती है तो उसी वक्त लोन शार्क गैंग ग्योंगदे और कुछ अन्य कर्जदार स्टूडेंट को किडनैप कर लेता है। ग्योंगदे चालाकी से अपना डिवाइस गाड़ी से बाहर फेंक देता है। हानिम को जब पता चलता है कि ग्योंगदे गायब है तो वो वाजिन को बुलाती है। लोन शार्क गैंग इन बच्चों से चोरी और लूटपाट करवाता है। ग्योंगदे को उनके मुख्य ठिकाने पर ले जाया जाता है, जहाँ जेजुन भी बंधक होता है। ग्योंगदे खुद को एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बताकर उनके प्रॉक्सी सर्वर को ठीक करने का नाटक करता है और उस सिस्टम में एक मोड कोड मैसेज छुपा देता है। वाजिन की टीम उस गैम्बलिंग साइट की जांच करते हुए ग्योंगदे के मोर्स कोड मैसेज को डिकोड कर लेती है और लोकेशन ट्रैक करके वहां रेड मार देती है। वाजिन और हानी मिलकर पूरे गैंग की धुलाई करते हैं और ग्योंगदे समेत सभी बच्चों को सुरक्षित बचा लेते हैं। जेजुन को अस्पताल भेजा जाता है और उसके पिता ERPB का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद न्यूज रिपोर्टर्स ये दावा करते हैं कि ERPB देश भर के स्कूलों में बच्चों के ब्लड और यूरिन टेस्ट करवा रहा है, ताकि ये पता चल सके कि वो ड्रग्स तो नहीं ले रहे। ग्योंगदे वाजिन और हानरिम को सोंगयान हाई स्कूल के बारे में बताता है। यह देश के सबसे नामी स्कूलों में से एक है और यहाँ से काफी बच्चे आगे चलकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं। ग्योंगदे वाजिन और हानरिम आपस में बात करते हैं कि कैसे ये नामी स्कूल सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज की फैक्ट्री बन चुका है। ब्यूरो चीफ सियोक इस मामले की गहराई से जांच का आदेश देते हैं। ग्योंगदे चिंता जताता है कि यहाँ के पेरेंट्स बच्चों के करियर को लेकर हद से ज्यादा कंट्रोलिंग है। एक बड़े क्वालिफायर एग्जाम के दौरान माहौल तब और भी स्ट्रेसफुल हो जाता है जब टॉपर स्टूडेंट जंग हयोमिन की नाक से खून बहने लगता है। वो बेहोश होने के कगार पर होता है। उसे मेडिकल रूम में ले जाया जाता है, पर वहाँ उसकी माँ पहुंचकर उसे सहानुभूति देने की बजाय जबरन एक गोली खिलाती है और एग्जाम पूरा करने के लिए वापस भेज देती है। एग्जाम खत्म होते ही वाजिन की टीम ड्रग स्क्रीनिंग के लिए सभी स्टूडेंट्स को रोक लेती है। ह्योमिन की माँ बाकी रईस पेरेंट्स को भड़काती है कि ERPB उनके बच्चों का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं, जबकि उन्हें इस वक्त प्राइवेट ट्यूशन में होना चाहिए। लेकिन वाजिन सख्त चेतावनी देता है कि टेस्ट से भागने वालों पर कानूनी पेनल्टी लगेगी। सियोक अपने पॉलिटिकल राइवल क्वांग गिताई से मिलता है, जिसकी पॉपुलैरिटी दिन पर दिन गिर रही थी। गिताई खुद को बचाने के लिए जेल में बंद गचोल से हाथ मिला लेता है, ताकि वो मिलकर ERPB और वाजिन को बदनाम कर सके। इसी बीच मीडिया में खबरें फैलाई जाती हैं कि वाजिन ने एक नाबालिग पर हमला किया था। फ्लैशबैक में ह्योमिन की मां का पागलपन दिखाया जाता है। जब उसे एक मेडिकल स्कूल एडवाइजर से पता चला कि उसका बेटा पीछे छूट रहा है, तो उसने पूरे परिवार को गंगनम शिफ्ट होने पर मजबूर कर दिया। ह्योमिन पर 24 घंटे नजर रखने के लिए उसने उसके कमरे का दरवाजा तक हटा दिया था। सही से सोने और पेट भर खाने पर पाबंदी थी, क्योंकि माँ को लगता था कि इससे नींद आएगी। जब ह्योमिन इस दबाव से टूटने लगा तो उसकी माँ ने दूसरी माओं की सलाह पर ऑनलाइन इलीगल ड्रग्स और ADHD दवाइयाँ चोरी छिपे खरीद कर उसे देनी शुरू कर दी, जिससे ह्योमिन के ग्रेड्स तो सुधरे पर उसके शरीर अंदर से खोखला हो गया। प्रेजेंट में
में वाजिन सभी पेरेंट्स को बुलाकर लाइव टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है। वो खुलासा करता है कि जो गोलियां वो बच्चों को मेमोरी सप्लीमेंट कहकर दे रहे हैं वो असल में बिना डॉक्टर के पर्चे के साउथ कोरिया में बैंड ड्रग्स है। उन्होंने नार्कोटिक्स एक्ट का उल्लंघन किया है। इसी बीच खबर आती है कि रिपोर्ट आते ही ह्योमिन और उसकी मां गायब हैं। टीम उन्हें ढूंढते हुए उनके अपार्टमेंट में पहुंचती है। अंदर ह्योमिन विड्रॉल और गिल्ट के कारण पागल हो रहा है और गोलियां निगलने की कोशिश कर रहा होता है। उसकी मां दरवाजा नहीं खोलती, लेकिन तभी ऑफिसर हानदिम बालकनी के खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाती है और ह्योमिन को बचा लेती है। वाजिन उस माँ को उसकी औकात दिखाता है कि तुमने अपने बेटी का फ्यूचर नहीं संवारा बल्कि अपने अहंकार के लिए उसकी जिंदगी की बलि चढ़ा दी। वाजिन उसकी माँ को हाउस अरेस्ट कर लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें अपने बेटे से मिलना है तो पहले मेडिकल टेस्ट में पास होकर दिखाओ। अस्पताल में ह्योमिन को गंभीर विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। वो दर्द में अपना सिर शीशे पर मारने की कोशिश करता है, लेकिन ग्योंदे बीच में अपना हाथ रखकर उसे चोट लगने से बचा लेता है। हानिम ग्योंदे की इस एक्ट को देखकर दंग रह जाती है। ग्योंदे हानिम को बताता है कि ह्योमिन को देखकर उसे अपना बीता कल याद आता है, जब उसकी माँ भी उसे जबरन डॉक्टर बनाना चाहती थी। ग्योंदे ह्योमिन को पीडियाट्रिक लाइब्रेरी में ले जाता है और उसे उसकी पसंद की कॉमिक्स और किताबें पढ़ने को देता है ताकि वो खुद को पहचान सके। इधर वाजिन ह्योमिन की माँ को उसी के घर में नजरबंद करके एक अनोखी सजा देता है। वो उस पर वही टिकाऊ रूटीन थोप देता है जो उसने अपने बेटे पर थोपा था। वाजिन उसका गद्दा हटा देता है। माँ को अब समझ आता है कि बिना नींद और बिना चैन के जीना घुट घुट कर मरने जैसा होता है। अस्पताल में ह्योमिन की माँ आखिरकार उससे मिलने पहुंचती है, लेकिन उसकी जुबान पर फिर वही सवाल होता है कि क्या तुम पढ़ाई छोड़ रहे हो। इस बार ह्योमिन डट कर खड़ा होता है और अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि मैं मेडिकल कॉलेज नहीं जाऊंगा, मुझे पहले ठीक होना है। आप मेरे जरिए अपने अधूरे सपने देखना बंद कर दीजिए। चीफ सियोक मीडिया के सामने आते हैं और घोषणा करते हैं कि अब से हर बड़े एग्जाम से पहले ERPB स्टूडेंट्स का एंटी ड्रग टेस्ट करेगी। उधर वाजिन जब्त की गई दवाइयों की जांच करते हुए एक खास गोली पर रुक जाता है। उसे याद आता है कि 2 साल पहले गायून ने अपनी डायरी में इसी दवा का डूडल बनाया था। वाजिन को समझ आ जाता है कि ये साजिश बहुत बड़ी है। दूसरी तरफ जेल में बंद गेचोल अपनी साथी गिताई से कहता है कि अब जब वो जेल से रिहा होने वाला है तो वो वापस अपने स्कूल जाना चाहता है। जिनवान हाई स्कूल के बाहर लोग गचियोल के एडमिशन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं। वही दूसरी तरफ ERPB अधिकारी वाजिन स्कूल जाकर गचियोल से मिलता है और साफ कह देता है कि वो उससे सिर्फ एक अपराधी के तौर पर बात कर रहा है और उसकी हर हरकत पर वो नजर रखेगा, ताकि जब वो यह तय कर सके कि वो स्कूल के माहौल में रहने के लायक है या नहीं। इसी बीच स्कूल के बच्चे गचियोल को कातिल कहकर बुरी तरह बुली करते हैं, जिससे तंग आकर वो एक खाली क्लासरूम में जाता है जहाँ उसे वही पुराने ड्रग्स दिखाई देते हैं जिन्हें वो कभी बेचा करता था। और बाद में वो सीधे ERPB ऑफिस में जाकर शिकायत करता है कि कुछ बच्चे उसके क्लासमेट जोंग सेओंगू को परेशान कर रहे हैं। वो वहाँ जानबूझकर गैंग सेओ की बेटी गायून का नाम लेता है ताकि वो वाजिन और गैंग सेओ को भड़का सके, लेकिन उन दोनों पर इसका कोई असर नहीं होता। हानदिम कहती है कि उसे गचोल की नीयत पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, पर वाजिन इस शिकायत को नजरअंदाज ना करते हुए खुद जिनवान हाई स्कूल जाकर सेओंगू के टीचर से बात करता है, जो इस बात का खारिज कर देते हैं। जिसके बाद वाजिन अकेले में सेओंगी से पूछताछ करता है और भाप जाता है कि सेओंगी के दोस्त गेम खेलने के लिए जबरन उसके मोबाइल का हॉटस्पॉट इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि सेओंगू अपने दोस्तों का बचाव करते हुए वाजिन से इस मामले से दूर रहने को कहता है। इसी दौरान सबूत जुटाने के लिए ग्योंगदे और हानरिम एक साइबर कैफे जाते हैं, जहां ग्योंगदे को कोई जानने वाला मिल जाता है जो यह खुलासा कर देता है कि वो ERPB के लिए काम करता है, जिसे सुनकर आरोपी चीहो सतर्क हो जाता है। लेकिन तभी हानरिम एक लूजर का भेष बनाकर ग्योंदे का चश्मा पहनकर चीहो से टकराती है और खुफिया कैमरे में उन सबको रिकॉर्ड कर लेती है। जिसके बाद ग्योंदे उस रिकॉर्डिंग की मदद से चीहो की आवाज क्लोन करता है और उसके गैंग के साथियों को फोन करके वाईफाई का पासवर्ड मांग लेता है, जिससे बड़ी जांच में यह सनसनीखेज खुलासा होता है कि चीहो उसके दोस्त सेओंगू के अकाउंट का इस्तेमाल करके डिलीवरी के नाम पर लोगों से ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं। साथ ही वो ऑनलाइन गेम सब्सक्रिप्शन खरीदते थे, इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते थे और जमकर ऑनलाइन खाना भी ऑर्डर करते थे। बाद में जब ठगी का एक पीड़ित सेओंगू को बदला लेने के लिए पीट देता है और अगले दिन सेओंगू चीहो से अपने पैसे मांगता है तो चीहो साफ मना कर देता है। इसके बाद सेओंगी की माँ चीहो की माँ से शिकायत करती है, लेकिन चीहो उल्टा सेओंगू पर ही उसकी बहन को परेशान करने का आरोप लगा देता है और सबूत के तौर पर सेओंगू के अकाउंट से उसकी बहन के मोबाइल पर एडल्ट वीडियो भेज देता है। जिसके बाद अपनी माँ के सामने और गचियोल के कहने पर सेओंगू आखिरकार सब कुछ सच सच बताने का फैसला करता है, लेकिन तभी चीहो
सियोंगू के खिलाफ प्रताड़ना का झूठा केस दर्ज करा देता है और स्कूल की वायलेंस कमेटी की मीटिंग में बिके हुए सदस्य चीहो को विक्टिम और सियोंगू को दोषी बना देते हैं, जहां कमेटी सियोंगू से सबूत मांगती है और चीहो का वकील मामला सुलझाने के लिए उसे एक फॉर्मल माफीनामा लिखने का सुझाव देता है। जांच कार्य पक्षपाती और घटिया तरीका देखकर हांदिम को बहुत गुस्सा आता है और इसी बीच डरा हुआ सियोंगू जब कहीं छिप जाता है तो वाजिन उसे ढूंढकर हिम्मत देता है और वादा करता है कि ईआरपीबी उसकी मदद करेगी। इसके बाद ब्यूरो एक बड़ा जाल बिछाते हुए हांदिम को स्टूडेंट बनाकर चुपके से जिनवान हाई स्कूल भेजता है, जहां वाईफाई एक्सेस के लिए नया शिकार ढूंढ रहा चीहो हांदिम को पहचान लेता है। हांदिम पिछली बार उसकी शर्ट खराब करने के बदले पैसे देने की कोशिश करती है, लेकिन चीहो मना कर देता है और उसकी गैंग का एक मेंबर हांदिम की रैगिंग करने की कोशिश करता है, पर हांदिम चालाकी से चीहो से दोस्ती कर लेती है और खुशी खुशी उसे अपनी सोशल मीडिया अकाउंट और वाईफाई का एक्सेस दे देती है। चीहो और उसके दोस्त लालच में आकर फौरन इस मौके का फायदा उठाते हैं, लेकिन हांदिम इसका इस्तेमाल उनके फोन को इंटरप्ट करने और ग्यूंदे को पूरा एक्सेस देने के लिए करती है। ग्यूंदे उनके अकाउंट्स का इस्तेमाल करके चीहो की गैंग के साथ ठीक वैसा ही स्कैम शुरू कर देता है जैसा वो सियोंगू के साथ करते थे, जिससे लड़कों के फोन हैक हो जाते हैं, उनके अकाउंट से गलत मैसेज जाने लगते हैं और ग्यूंदे चीहो की बाइक तक बेच देता है। जिसके बाद जब चीहो कहता है कि किसी ने उसके साथ स्कैम किया है तो गुंडे उसकी बात का यकीन ना करके उसे बुरी तरह पीट देते हैं। कुछ दिनों तक यह सब झेलने के बाद चीहो आखिरकार टूट जाता है और जब उसे समझ आता है कि यह सब हांदिम का किया धरा है तो वो उस पर चिल्लाने और उसे धमकाने लगता है। हांदिम तुरंत पासा पलटते हुए उस पर खुद को परेशान करने का आरोप लगा देती है और स्कूल की वायलेंस कमेटी में शिकायत करने की धमकी देती है, जहां इस बार वाजिन ठोस सबूत के साथ चीहो पर हांदिम को प्रताड़ित करने का इल्जाम लगाता है और हांदिम व्हीलचेयर पर बेहद गंभीर हालत में पेश होती है। चीहो अपनी बात से मुकर कर बदतमीजी पर उतर जाता है तो हवाजिन उसे याद दिलाता है कि उसने सियोंगू के खिलाफ भी यही तरीके अपनाए थे और फिर पूरी कमेटी के सामने खुलासा करता है कि हांदिम असल में एक अंडरकवर ईआरपीबी इंस्पेक्टर है। वाजिन इस वायलेंस इन्वेस्टिगेशन की वजह से स्कूल की वायलेंस कमेटी को तुरंत भंग कर देता है, जिससे चीहो और उसका परिवार सबके सामने शर्मिंदा होता है और सियोंगू का नाम आखिरकार साफ हो जाता है। जिसके बाद सियोंगू, उसकी माँ और यहाँ तक कि गचोल भी इस मदद के लिए ईआरपीबी और वाजिन का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद ईआरपीबी की टीम स्कूल से निकल जाती है और वाजिन एक बार फिर स्योक को घर छोड़ने जाता है, जहाँ दोनों कार में बैठकर अतीत में स्योक की बेटी और वाजिन की मंगेतर गायून को याद करते हैं, जिसने कभी उन दोनों के बीच एक बेहतरीन बॉन्डिंग करवाई थी। प्रेजेंट में श्योक अपनी बेटी को याद करके रो पड़ता है और वाजिन जब सिगरेट पीने की कोशिश करता है तो उसे गायून का लिखा एक पुराना नोट मिल जाता है, जिसे पढ़कर वो सिगरेट नहीं पीता। लेकिन कहानी में सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब चीहो गुस्से में गचियोल के पास आ जाता है और उस पर धोखा देने का आरोप लगाता है, जहाँ फ्लैशबैक में यह चौंकाने वाला खुलासा होता है कि गचियोल ने ही पहले चीहो को सियांगू के खिलाफ झूठी शिकायत करने के लिए उकसाया था। अब चीहो अपनी इस बर्बादी का जिम्मेदार गचियोल और ईआरपीबी दोनों को मानता है और इसी गुस्से की बहस में गचियोल चीहो को सीधे स्कूल की छत से नीचे धक्का दे देता है, जिसकी खबर तुरंत सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है। अगली सुबह गचियोल बड़ी चालाकी से राजनेता गिताई के ऑफिस जाता है और वहां रिकॉर्डिंग का एक हिस्सा छोड़ आता है, जिसमें चीहो कह रहा होता है कि ईआरपीबी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। गचियोल की यह चाल देखकर गिताई हैरान रह जाता है और उसे समझ आता है कि इस लड़के ने सब कुछ पहले से ही प्लान किया था। अंत में गिताई वही आधी अधूरी रिकॉर्डिंग लेकर सीधे अस्पताल पहुंचता है, जहां चीहो का इलाज चल रहा होता है और वहां वो मीडिया के सामने स्योक और ईआरपीबी पर गंभीर इल्जाम लगा देता है कि उन्हीं के हरासमेंट की वजह से एक स्टूडेंट ने आत्महत्या करने की कोशिश की। वही दूसरी तरफ गचियोल इस मौके का फायदा उठाकर स्कूल के बाहर स्टूडेंट्स के साथ मिलकर वाजिन और ईआरपीबी टीम के खिलाफ एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू कर देता है। वाजिन और ग्योंदे दोनों बात करते हैं कि छत से गिरते वक्त चीहो के साथ असल में क्या हुआ था। ग्योंदे बताता है कि इस घटना का कोई साफ सीसीटीवी फुटेज नहीं है जिससे सच का पता चल सके। वो फुटेज में चीहो को किसी से बात करते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि आखिर उस वक्त वहाँ क्या हुआ होगा। दूसरी तरफ वाजिन ग्यूचुअल से मिलता है और कहता है कि वो ड्रग्स का अपना धंधा चलाने के लिए ईआरपीबी को बंद करवाना चाहता है। गुचुअल गायुन के बारे में भी गलत बातें बोलता है और वो कहता है कि उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी क्योंकि वो दोनों एक जैसे थे। कहता है कि मिस गायुन भी बिल्कुल वाजिन की तरह ही थी, जो हमेशा दूसरों के मामले में दखल देती थी। वाजिन उसे जोरदार घूसा मार देता है। यह पूरी घटना इंटरनेट पर वायरल हो जाती है, जिसकी वजह से ईआरपीबी को बंद करना पड़ता है। ईआरपीबी के सभी इंस्पेक्टर्स और ग्योंदे को सस्पेंड कर दिया
दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स भी ईआरपीबी की कोई मदद नहीं करते और वो सब ग्यूचुल का साथ देते हैं। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गायून किस तरह ग्यूचुल को स्कूल जाने के लिए मजबूर करती है। वो लगातार उसे सुधारने और अपनी गुंडागर्दी वाली जिंदगी छोड़ने के लिए दबाव डालती है। ग्यूचुल फैसला करता है कि वो अपने फेलो स्टूडेंट्स का इस्तेमाल ड्रग्स बेचने के लिए करेगा। उसे लगता है कि इससे गायून उसके पीछे पड़ना बंद कर देगी। शुरुआत में गायून को लगता है कि वो सुधर रहा है, लेकिन जल्द ही उसे उसके बैग में ड्रग्स मिल जाते हैं और वो उन्हें बैग से बाहर निकाल देती है। गायून ड्रग्स का पैकेट दिखाकर ग्यूचुल का सामना करती है। ग्यूचुल उससे पूछता है कि उसने अब तक पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं की। गायून उसे कहती है कि वो उसे सुधारने का एक मौका देना चाहती थी, इसीलिए वो उसे खुद सरेंडर करने के लिए कहती है। गुस्से में आकर ग्यूचुल उसे चाकू मार देता है और इस तरह वो टीचर गायून की जान ले लेता है। ईआरपीबी के बंद होने के बाद ग्यूचुल अपने दोस्तों, जिनमें सियांगू भी शामिल है, उसे ड्रग सप्लाई करने के लिए कहता है। वो डिलीवरी के जरिए स्टूडेंट्स तक विटामिन सी की गोलियों की पैकिंग में ड्रग सप्लाई करवाता है। वो उन्हें इसके बदले कमीशन देता है और देखते ही देखते उसका ये काम बहुत बढ़ जाता है। जब सियांगू को यह एहसास होता है कि वो ड्रग्स डिलीवर कर रहा है तो वो वाजिन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्यूचुल और उसके साथी उसे रोक लेते हैं। बाद में पता चलता है कि वाजिन ने ग्यूचुल को जानबूझकर मारा था और ईआरपीबी को बंद होने दिया ताकि वो उसकी असली चाल समझ सके। उसने ग्यूचुल का पर्दाफाश करने के लिए एक सीक्रेट मिशन शुरू किया। इस मिशन में उसने उन टीचर्स को भी शामिल किया जिनकी ईआरपीबी ने पहले के मामलों में मदद की थी। श्योक ने उन सभी टीचर्स से कांटेक्ट किया और उनसे मदद मांगी। मिस चोई मदद के लिए तैयार हो गई और कई टीचर्स भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बन गए। उन सभी ने मिलकर स्कूल से ड्रग्स इकट्ठे किए और उन्हें ईआरपीबी के हवाले कर दिया। इसी दौरान हानिम और ग्योंदे भी भेस बदलकर स्टूडेंट्स से ड्रग्स इकट्ठा करने लगे। ग्योंदे ने सियोंग और इन बॉम्ब का इस्तेमाल करके ड्रग बेचने वालों पर दबाव बनाया। उन्होंने बहुत बड़े ऑर्डर देकर ग्यूचुल का पूरा स्टॉक खत्म कर दिया, जिससे स्टूडेंट्स तक ड्रग्स पहुंचना बंद हो गया। सियोक ने ग्यूचुल ड्रग्स नेटवर्क का भांडा भूर कर दिया और ईआरपीबी ने जिनवान हाई स्कूल में अपनी जांच फिर से शुरू की। वाजिन ड्रग्स ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि उन्हें पकड़ा जा सके ग्यूचुल और उसके दोस्त वहां से भाग निकलते हैं। ऑपरेशन के दौरान हानिम गलती से उन ड्रग्स के संपर्क में आ जाती है और उनके असर में आकर ग्यूचुल के साथियों पर ऊंचाई से कूदकर हमला कर देती है। ग्योंदे उसके पास रुकता है जबकि वाजिन ग्यूचुल के पीछा करता है। ग्योंदे अपने पूरे गियर्स पहनकर स्टूडेंट से लड़ता है और हानिम को प्रोटेक्ट करता है। जब ग्यूचुल देखता है कि वाजिन उसके करीब आ रहा है तो वो सियांगू को जान से मारने की धमकी देता है और वाजिन पर स्क्रू ड्राइवर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वाजिन उसका मुकाबला करता है। इसी बीच ग्यूचुल का एक दोस्त सियांगू पर हमला कर देता है और वाजिन स्टूडेंट को बचाने के लिए ग्यूचुल का वार अपने ऊपर ले लेता है। दूसरे सीन में हानिम ग्योंदे से खुद को होश में लाने के लिए मदद मांगती है। आखिर में हानिम को होश आता है और वो हमला करने वालों को रोक देती है। इसके बाद वाजिन ग्यूचुल को बुरी तरह पीट देता है। ग्यूचुल ने गायोन की आखिरी बातों का जिक्र करके वाजिन को उकसाने की कोशिश की, लेकिन वाजिन ने अपने गुस्से पर काबू रखा और कहा कि वो किसी अपराधी की तरह नीचे नहीं गिरेगा। वो ग्यूचुल से कहता है कि अगर खुद को बदलना है तो सबसे पहले अपने अंदर वो इरादा पैदा करो। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मरने से पहले मिस कायून ने भी बिल्कुल यही शब्द कहे थे। वाजिन ग्यूचुल से कहता है कि वो किसी दिन अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करे। ग्यूचुल को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। जब श्योक ने वाजिन की घायल हालत देखी तो वो अपना आपा खो बैठता है। वो वाजिन को अपना बेटा कहकर बुलाता है और गुस्से में आकर ग्यूचुल को पीटने की कोशिश करता है। इसके बाद श्योक ने पूरे साउथ कोरिया की जनता को एड्रेस किया। उसने उन सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स के बलिदानों के बारे में बात की जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम को बचाने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई। उसने वादा किया कि ईआरपीबी फ्यूचर में भी विक्टिम्स, चाहे टीचर हो, पेरेंट्स हो या फिर स्टूडेंट्स, उनकी रक्षा करना जारी रखेगा। इसके बाद वाजिन और श्योक हानिम और ग्योंदे को गायून की कब्र पर ले जाते हैं। अब ग्योंदे अपनी टीम में हर किसी से समय पर रिपोर्ट मांगता है। यांगसिप कहता है कि अब उसे ग्योंदे से डर लगने लगा है। वहाँ दोनों आदमी नोटिस करते हैं कि हानिम और ग्योंदे एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर रिवील होता है कि ग्योंदे ने हानिम को ड्रग्स के असर से बाहर लाने के लिए उसे किस किया था। इसके बाद तांगचू हाई स्कूल में ग्योंदे बिल्कुल वाजिन की तरह कपड़े पहनकर आता है और एक बुली को सबक सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टूडेंट से डर जाता है और कमजोर पड़ने लगता है। तभी हानिम वहाँ पहुँचती है और इस लड़ाई में शामिल हो जाती है। वो दोनों उस बुली का मुकाबला करने में स्ट्रगल कर ही रहे होते हैं कि तभी वाजिन वहाँ पहुंचकर उनकी मदद करता है। वही दूसरी ओर गिताई को गुचुल के साथ मिलकर काम करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया जाता है। जेल जाते वक्त वो कसम खाता है कि जेल से छूटने के बाद वो श्योक को बर्बाद कर देगा। सीजन का अंत तब होता है
है जब गैंग सेवक उसे चुप कराने के लिए एक जोरदार घूंसा उसे मारता है।